हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धारणपुर कहकर एक गांव में एक छोटी सी कुल्फी शॉप थी जिसका मालिक सुधीर था। सुधीर एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था। वो रोज सुबह अंधेरा होने से पहले ही उठता और बढ़िया सी तरह तरह की फ्लेवर वाली कुल्फी बनाता था और उन्हें अपनी दुकान में ले जाता। कुल्फी ले लो, कुल्फी ताजी ताजी ठंडी ठंडी फ्रेश फ्रेश कुल्फी, एक बार खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। कुल्फी ले लो, कुल्फी कुल्फी ले लो, कुल्फी गर्मियों से पाओ राहत कुल्फी खाकर। कुल्फी ले लो, कुल्फी। गर्मियों की छुट्टियों में सुधीर के कुल्फियों की बहुत अच्छी बिक्री होती। सभी बच्चे उसकी कुल्फी शॉप पर दौड़ कर आते और इकट्ठा हो जाते। अंकल अंकल, मुझे 2 मलाई कुल्फी और मुझे केसर पिस्ता कुल्फी। अंकल पहले मैं आया तो मुझे दो ना, 3 मैंगो कुल्फी जल्दी दो अंकल। अरे बच्चों, एक मिनट, सभी को अपनी अपनी पसंदीदा कुल्फी मिलेगी, लेकिन बारी बारी। ये लो बेटा, तुम्हारी मलाई कुल्फी, तुम्हारी केसर पिस्ता कुल्फी, और ये रही तुम्हारी मैंगो कुल्फी। खुश? ये ये ये। कुछ सालों पहले एक एक्सीडेंट में सुधीर ने अपनी बीवी रमा और 6 साल के बेटे अंशु को खो दिया था। इसीलिए उसे बच्चों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। उसे कुल्फी बेचकर बहुत अच्छा महसूस होता। यार सुधीर, सच में तुम्हारी शॉप की कुल्फी की बात ही कुछ और है यार। मतलब इतनी स्वादिष्ट, इतनी फ्रेश कैसे बना लेते हो? और रोज रोज ये कुल्फी बनाकर और बेच बेच कर तुम ऊब नहीं जाते क्या? नहीं भाई, क्योंकि मैं ये कुल्फी का व्यापार अपने पेट को पालने के साथ साथ बच्चों के चेहरे पर खिलती हुई मुस्कान की खातिर भी करता हूं। जब वो कुल्फी खरीदने आते हैं और जब वो कुल्फी उनके हाथ में आ जाती है, तब मानो उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल जाती हैं। और उसी वक्त उनके चेहरे की वो मुस्कुराहट देखकर ही मेरा कुल्फी बेचना सार्थक हो जाता है। अरे वाह वाह, बहुत ही अच्छे विचार हैं भाई तुम्हारे। एक दिन गांव में 2 कुल्फी बेचने वाली बहनें आती हैं जिनके नाम चमन और सुमन होते हैं। वो दोनों एक डिब्बे में कुल्फियां भर के बेचती। चमन घंटा बजाती तो वहीं सुमन जोरों से चिल्लाते रहती, कुल्फी ले लो भाई कुल्फी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट बढ़िया से कुल्फी, अनोखे अनोखे प्रकार की और किफायती दाम की कुल्फी, कुल्फी ले लो कुल्फी। अरे ओ सुमनिया, जरा ऊ दुकान पर नजर फेर तो ऐसा लागत है जैसे कि ऊ दुकानिया में अब मुफ्त का लड्डू पेड़ा बट रहा है। ऊ एक कुल्फी की दुकान ही लागत है। अरे हाँ रे चमनिया, ये दुकान में तो बहुत बच्चे कुल्फी लेने आए हैं, लेकिन हम का किसी से कम है का चमनिया? अब देख तू हमार जादू, चल। सुमन और चमन दोनों के इरादे बहुत डरावने होते हैं। दोनों अपने घर जाकर कुल्फियों को अच्छी तरह से बनाते हैं और फिर बाजार में वो उन्हें सुधीर के दाम से भी कम सस्ते दाम में बेचते हैं। अब देखना, वो कुल्फी वाले से भी कम दाम में कुल्फी बेचकर सारे ग्राहक हमारे पास ही आएंगे, बिल्कुल किसी चुंबक की तरह। कारी चमनिया, है ना तेरी बहिनिया एकदम होशियार? हाँ सुमनिया, तोरा तो कौनो जवाब ही नहीं रे, तू तो एकदम लल्लन टाप है। सुमन और चमन अगले दिन से ही गांव में सुधीर के कुल्फी शॉप के ठीक सामने कुल्फी बेचने लगती हैं, और वो भी बहुत ही सस्ते दाम में। कुल्फी ले लो कुल्फी, केवल 2 ही रुपए की कुल्फी। बच्चा लोगन, इस सुनहरा चानस को मिस मत करना। आओ आओ, मस्त मस्त डिंग चैक और मजेदार कुल्फी खाओ। चमनिया और सुमनिया की कुल्फी, टिंग टिंग टिंग। वाओ, सिर्फ 2 रुपए की कुल्फी, वो भी इतनी टेस्टी लग रही है। चल पिंकू, हम तो उन दीदियों की कुल्फी खाएंगे। हाँ यार, यहाँ जितने पैसे में हम एक कुल्फी खा रहे हैं, वहाँ उतने ही पैसों में हम 3 से 4 कुल्फी खा सकेंगे। हाँ। अरे बच्चों, लेकिन मेरी बात तो सुनो। सभी बच्चे सुधीर की कुल्फी शॉप को छोड़कर सुमन और चमन के पास कुल्फी खरीदने चले जाते हैं। आते भी क्यों ना, जब सस्ते में कुल्फी मिल रही हो तो बच्चे तो उसी को खाने जाएंगे। चमन और सुमन दोनों 2 हफ्तों तक सस्ते दाम में कुल्फी बेचकर बहुत पैसे कमा लेती हैं। लेकिन एक दिन सुधीर को उन दोनों पर शक होता है। ये चमन और सुमन की कुल्फियों में जरूर कुछ तो गड़बड़ है, वरना 2 रुपए में कुल्फी बेचकर इन्हें क्या मुनाफा होता होगा।
कुछ तो बात है जिसकी जांच पड़ताल तो मुझे करनी होगी। मैं आज इन दोनों के घर पे इनका पीछा करूंगा और तभी मुझे इनके इस सस्ते कुल्फी बेचने के पीछे का राज पता चल जाएगा। सुधीर उस शाम चमन और सुमन का पीछा करता है और जब वो उनकी खिड़की से झांकता है तभी उसे पता चलता है कि वो गंदे कीड़े वाली कुल्फी बनाकर बेच रही हैं और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। वो भयावह दृश्य देखकर सुधीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? इसका मतलब ये है कि ये दोनों लालची बहनें नन्हे मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ये जहरीले कीड़े वाली कुल्फियां बेचकर। नहीं, मुझे इनकी असलियत पूरे गांव के सामने लानी होगी। हाँ। सुधीर आगे बढ़ पाता तभी उतने में चमन रस्सी से उसके पांव को खींचती है और उसे अपने घर में ले लेती है। वो दोनों बहनें उसे रस्सी से बांध लेती हैं और उस पर हंसने लगती हैं। का रे बाबूचक, तोरा को का लगा? तू गांव वालों को हम दोनों की सच्चाई इतनी आसानी से बताए देगा रे? अरे थोड़ा ड्रामा, थोड़ा ट्विस्ट तो होना ही चाहिए ना जिंदगी में। और लल्लू कुल्फी वाले, अपनी कानपुर लाइन को ठीक से खोलकर सुन ले। तू हम दोनों बहनियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकत है। बोलू काहे? क्योंकि जो पाउडर हमने बच्चा लोगों के कुल्फी में मिलाया था ना, उससे ना सिर्फ उनकी तबीयत खराब होगी बल्कि उन लोगों की याददाश्त भी 2 हफ्ते पीछे चली जाएगी। इसीलिए हम दोनों बहनियां हर एक गांव में जाकर यही करते हैं और 2 हफ्ता रुक कर भाग जाते हैं। और अब हमारे भागने का वक्त आ गया है। दोनों बहनें भाग जाती हैं और जाते समय ही वो सुधीर को रस्सी से आजाद करती हैं। सुधीर उनके पीछे भागता है लेकिन वो कहीं गायब हो जाती हैं। बच्चों की याददाश्त चली जाती है और उन्हें 2 हफ्ते में क्या हुआ कुछ याद नहीं रहता और वो अपने माता पिता को यही कहते हैं कि उन्होंने सुधीर की कुल्फी शॉप से कुल्फी खाई है, क्योंकि उन्हें सिर्फ 2 हफ्ते पहले का सब कुछ याद होता है। उन सभी बच्चों के माता पिता लकड़ी और पत्थर लेकर सुधीर के पास आते हैं और उसे खूब मारते हैं। सारा इल्जाम बेचारे सुधीर पर ही आ जाता है और उसे गांव से बाहर फेंक दिया जाता है। ये सब क्या हो गया? नहीं, मैं बेकसूर हूं। मुझे अपने लिए लड़ना ही होगा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने नहीं बल्कि उन दोनों लालची बहनों ने मिलावट की थी कुल्फियों में। लेकिन अब मैं उन दोनों के सच को सबके सामने लाऊं तो कैसे लाऊं? तभी सुधीर को उन दोनों बहनों की एक बात याद आ जाती है। हाँ, याद आया। उन दोनों बहनों ने कहा था कि वो दोनों हर 2 हफ्तों में गांव बदलती ही रहती हैं और वो मिलावट वाली कुल्फियां बेचकर 2 हफ्तों में उस गांव से भाग जाती हैं, ताकि जब तक उन जानलेवा कुल्फियों का असर बच्चों पर हो तब तक वो दोनों उस गांव से रफू चक्कर हो चुकी होंगी। इसका मतलब अभी भी वो हमारे गांव के बाद किसी और गांव में होंगी। सुधीर अपने आसपास के सारे गांव में चमन और सुमन को ढूंढता है। 3 दिन बाद वो उन्हें गांव में दिखती हैं। सुधीर उनके पास एक फूड इंस्पेक्टर और उनकी टीम को लेकर जाता है और उनकी कुल्फियों की टेस्टिंग करने के बाद पता चलता है कि उनमें मिलावट की गई है। चमन और सुमन दोनों अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं और फिर उन दोनों को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। धारनपुर के गांववासियों को फिर से सुधीर पर भरोसा हो जाता है और वो फिर से अपनी कुल्फी शॉप खोलकर कुल्फियां बेचने लगते हैं। चंद्रपुर कहकर एक गांव में रमा अपने बेटे मोहन, बहू कनिका और पति रविंद्र के साथ रहती थी। एक दिन एक दुर्घटना में रविंद्र की मौत हो जाती है, जिसके बाद मोहन और कनिका रमा के नाम की भी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। मोहन बेटा, कनिका बहू, मैं अब कहाँ जाऊंगी? रविंद्र जी के अलावा तो मेरा इस दुनिया में कोई था भी नहीं। तुम दोनों ही थे, लेकिन तुम दोनों ने भी इतना बड़ा धोखा दे दिया। अरे माँ, क्यों दिमाग खा रही हो? जाओ ना यहाँ से। अब हम आपको एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाले हैं और ना ही हम आपको इस घर में रहने देंगे। चलो चलो निकलो अब यहाँ से। ये हमारा घर है, कोई रंगमंच नहीं जो आपका तमाशा देखते रहे हम। हाँ। कनिका अपनी सास के मुंह पर ही घर का दरवाजा बंद कर देती है। रमा अपने सामान को उठाकर इधर उधर भटकने लगती है। बारिश आने लगती है, इसीलिए वो ग्राउंड के एक बड़े से पाइप में जाकर बैठ जाती है।
वो बेचारी बहुत रोती है। इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रविंद्र जी, देखिए, जिस बेटे को हमने इतना पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसने मेरे साथ क्या किया। खुद का घर होकर मैं आज इस बारिश में पाइप में छुप कर बैठी हूँ। रमा बहुत दुखी हो चुकी थी। वो अब रोज उसी पाइप में रहने लगती है। वो रोड पर लोगों के जूते पॉलिश करने लगती है। तभी एक दिन उसका पड़ोसी शैलेश अपना जूता पॉलिश कराने के लिए रमा के पास आता है। तभी वो रमा को देखकर चौंक जाता है। अरे रामा काकी, आप यहाँ? ये सब क्या से क्या हो गया रामा काकी? मोहन मोहन कहाँ है? क्या बताऊं तुम्हें शैलेश बेटा, मोहन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे नाम की सारी जायदाद भी हड़प ली। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये लीजिए, ये काकी कुछ पैसे हैं, ये आप रखिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे ये पैसे मत दो। तुम इन पैसों को किसी और गरीब को दे दो जो काम नहीं कर सकता। मैं तो काम कर रही हूँ ना। रमा शैलेश के पैसों को नहीं स्वीकारती। वो अब रोजाना लोगों के जूते पॉलिश करती। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो पाइप में बुखार से तप रही होती है। तभी वहां नैना नामक एक औरत आती है। काकी, काकी, आप तो बुखार से तप रही हो। ओह गॉड, एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। आप यहाँ मत रहिए, मौसम वैसे भी बहुत खराब हो चुका है। नहीं बेटा, मैं रह लूंगी यहाँ। नहीं काकी, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। नैना रमा को अपनी कार में बैठाती है और वो उसे अपने घर ले जाती है। नैना के घर पर उसका 16 साल का बेटा पीयूष रहता था और उसका पति अभिनव भी रहता था। जब रमा का बुखार उतर जाता है तभी वो नैना, पीयूष और अभिनव के साथ रहती है। नैना बेटा, मैं तुम्हारे घर पर बोझ बनकर नहीं रह सकती। मैं यहाँ पर खाना बनाने का काम करूंगी। ये आप क्या बोल रही हो काकी? नहीं नहीं, आप कोई काम नहीं करोगी। हाँ काकी, आप सिर्फ आराम करोगी बस। बेटा, मेरी बात मानो। वैसे भी एक माँ तो अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाती ही है ना, तो फिर उसमें क्या बुराई है। नहीं, अगर तुम मुझे काम करने नहीं दोगी तो मैं यहाँ पर रह नहीं पाऊंगी। ये क्या जिद लगाए बैठी हो काकी आप? नैना और अभिनव को रमा की बात माननी पड़ती है और रमा उनके घर पर खाना बनाने लगती है। वो बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं जिसे खाकर वो लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। एक दिन जब घर पर नैना और अभिनव नहीं होते हैं तभी पीयूष को बहुत तेज भूख लगती है और वो रमा के पास जाकर उससे कहता है, रमा आंटी, आप मुझे मोमोज बनाकर दो ना प्लीज। मुझे मोमोज खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है। मोमोज? ये क्या होता है पीयूष बेटा? मैंने पहले कभी तो नहीं इस डिश के बारे में सुना। ओफो, आप भी ना। अच्छा, अगर मैं आपको उसकी रेसिपी बताऊं तो आप मुझे बनाकर दोगे ना? मैं अभी बाहर नहीं जा सकता और ना ही आपको बेच सकता हूँ, वरना बाहर से ही खा लेता। ठीक है बेटा, मैं रेसिपी जानकर बना दूंगी तेरे मोमोज, ठीक है। पीयूष रमा को YouTube पर मोमोज की रेसिपी दिखाता है और रमा उस रेसिपी को देखकर मोमोज बनाती है और वो मोमोज खाकर पीयूष बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ये मोमोज तो बहुत यमी है। मम्मा बनाती है उससे भी कहीं ज्यादा। रमा आंटी, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये धन्यवाद बेटा। अब तुम्हें जब भी मोमोज खाने का मन हो तब मुझे बता देना, मैं तुम्हें मोमोज बना कर दे दूंगी। ओके आंटी, थैंक यू सो मच। एक दिन जब नैना, अभिनव और पीयूष तीनों पीयूष के स्कूल में मीटिंग के लिए जा ही रहे होते हैं तभी अचानक से गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उनका बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उन तीनों की मृत्यु हो जाती है। रमा को जब ये खबर मिलती है तभी उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे एक दूसरा परिवार मिला था, वो भी खत्म हो गया।
क्यों भगवान जी, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सब मुझे ही छोड़कर क्यों चले जाते हैं? रमा अब फिर से सड़क पर आ चुकी थी। उसके पास अब कुछ पैसे नहीं थे। अब उसे अपना जीवन यापन खुद ही करना था, इसीलिए वो सोचती है कि वो अब मोमोज बेचेगी। ओह, अब मुझे इस बुढ़ापे में कोई भी काम नहीं देगा, इसीलिए मुझे खुद ही अपना जीवन यापन करना होगा। और मैं जानती हूँ मोमोज जैसा पदार्थ बहुत बिकता है। पीयूष की वजह से मैंने मोमोज बनाना सीख लिया था। मैं अब मोमोज बेचूंगी, ये तय रहा। हाँ, ये सही रहेगा। रमा अब ये तय कर चुकी थी और वो अपना ठेला लगाकर बर्तनों को उधार पर लेती, जिससे मोमोज बन सके, और मोमोज बेचने लगती है। लोगों को उसके हाथ के बने मोमोज बहुत पसंद आते हैं और वो उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। अरे भाई वाह रामा मौसी, बहुत स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं आपने। हाँ हाँ, आपने इन मोमोज को अपने अंदाज से बनाया है और वो अंदाज बहुत ही मजेदार है। मुझे सच में बहुत अच्छे लगे आपके ये मोमोज। अब मैं हर रोज आपके ठेले के मोमोज खाने आऊंगा। रमा मोमोज बेचकर एक किराए के घर में रहने लगती है। एक दिन उसके ठेले पर 2 गुंडे आते हैं। ओ बढ़िया, चल पैसे निकाल, वरना तेरे ठेले को अभी तोड़ फोड़ कर खत्म कर देंगे। चल पैसे दे, हमें पता है तू यहाँ मोमोज बेचकर बहुत पैसे कमा रही है। ऐसा मत करो, मेरी मेहनत की कमाई है, मुझे छोड़ दो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक जा, तुझे अभी सबक सिखाते हैं हम। दोनों गुंडे रमा के ठेले को तोड़ देते हैं और वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती। नहीं, मेरा ठेला, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? रमा का ठेला तोड़कर चकनाचूर हो जाता है, इसीलिए अब वो मोमोज बेच नहीं पा रही थी। तभी वो हिम्मत नहीं हारती और वो अपने किराए के घर को ही ढाबा बना देती है और घर से ही मोमोज बेचती है। अरे रामा काकी, हाँ, अब तो आपके इस मोमोज ढाबे पर हम आराम से बैठकर मोमोज खा सकते हैं। अरे भाई, ये तरह तरह के मोमोज तो बहुत ही लजीज हैं, इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। मुझे तो 3 प्लेट और पार्सल भी दे दो। रमा काकी, अब तो आपके इस मोमोज ढाबे पर हम आराम से बैठकर मोमोज खा सकते हैं। रमा अब मोमोज बेच कर ढेर सारे पैसे कमाने लगती है। वो अपने अनोखे अंदाज में बनाए हुए मोमोज के लिए बहुत मशहूर हो जाती है और बुढ़ापे में भी सबके लिए प्रेरणा बनती है और उसकी भरपूर तरक्की होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।